नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कैपिटल सीरीज की दमदार शुरुआत, वेस्ट एशिया में शांति की उम्मीद और क्रूड में नरमी से बाजार में चौतरफा खरीदारी। निफ्टी करीब 550 पॉइंट उछलकर 22,900 के पास, सेंसेक्स में 1700 पॉइंट की रैली। बैंक निफ्टी में भी करीब 1300 पॉइंट की बड़ी रैली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 3% से ज़्यादा की रैली। इंडिया विक्स 10% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। इंडिगो करीब 8% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स और एल&टी में भी जोरदार कारोबार। शॉर्ट कवरिंग के चलते भारतीय एयरटेल भी मजबूत। उधर स्पॉटलाइट, शेयर मुथूट और मरणपुरम में भी जोरदार रौनक। चार जीपीटी स्टॉक बजाज फाइनेंस, चोला, सेल, हिंद जिंक, अशोक लेलैंड में भी तेजी कायम। फाइनेंशियल सेक्टर आज तेजी को कर रहा है लीड। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5% ऊपर। दिग्गज एसबीआई 3% चढ़ा। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई और एक्सिस भी 2 से 3% मजबूत। मेटल्स, आईटी और ऑटो में भी रफ्तार। मार्जिन फंडिंग के नियम 3 महीने टलने से कैपिटल मार्केट शुरू में आज जोश कायम। इंडेक्स करीब 5% दौड़ा। 7% उछाल के साथ नोवामा और बीएससी वादा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं एंजल वन, कैंप्स और सीडीएसएल भी करीब 6 से 7% भागे। लगातार पिट रहे डिफेंस शेयरों में आज विस्फोटक तेजी। डिफेंस इंडेक्स करीब 6% भागा। गार्डन रीच, मझगांव डॉक 10 से 15% तक दौड़े। उधर बीईएल और हैल जैसे दूसरे डिफेंस शेयरों में भी तूफानी खरीदारी। और एटीएफ की कीमतों को लेकर आईओसी की बड़ी सफाई। ईटीएफ के दामों में 115 नहीं, महज 8.5% बढ़ाए गए हैं दाम। सफाई के बाद इंडिगो 10% के अपर सर्किट की ओर बढ़ा। चलिए, आईओसी की तरफ से एक और क्लैरिफिकेशन आया है कि ये 15% की स्टैगर्ड हाइक है और फॉरेन एयरलाइंस के लिए अभी भी वो जो हाइक है वो उतनी है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हुआ है जो भी हुआ है मामला, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी। खैर, लेकिन इंडिगो अभी भी 8.5% ऊपर। खैर, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस ट्रेड में, इस शो में वीरू और मेरे साथ प्रशांत सावंत, आशीष बहेती और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल से रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद हमारे साथ मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे मार्केट आउटलुक पर, साथ ही टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से। आशीष से जानेंगे कि आज गार्डन रीच शिपबिल्डर समेत दूसरे डिफेंस शेयरों में इतनी भयंकर तेज़ी क्यों है। लेकिन इससे पहले एक नज़र मार्केट पर, और निफ्टी 22,900 के ऊपर, डे हाई के काफ़ी करीब। बैंक निफ्टी में 1350 पॉइंट की रैली, करीब 2.5% से ज़्यादा ऊपर बैंक निफ्टी इस समय। और मिड कैप इंडेक्स 3.5% के करीब ऊपर अब मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार ज़रा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसा एडवांस डिक्लाइन आपको शायद इतिहास में बहुत कम, साल में एक बार आता होगा ऐसा। 2793 यानी कि 2800 के करीब बढ़ने वाले शेयर, 100 गिरने वाले शेयर, 28:1 का एडवांस डिक्लाइन। और अगर आज भी आप उन 100 स्टॉक्स में हैं तो रियली बैड लक टू यू। बाकी आज की सबसे बड़ी थीम डिफेंस इंडेक्स देखिए आप, किस तरीके की रैली इसे लीड कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड, एफएनओ के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 15% के करीब ऊपर है कोचिन शिपयार्ड अब। और इसके अलावा आप देखें मझगांव डॉक 13%, भारत डायनामिक्स 10% के सर्किट पे लॉक्ड है। इसके अलावा बीईएल, बाकी डिफेंस स्टॉक्स भी ऊपर हैं। इंटरग्लोब भी सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ 9%। इंटरग्लोब एविएशन अब आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंड, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी रैली है। बीएससी, कैम, सीडीएसएल, पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट थीम ये अच्छा करती हुई। वो जो आरबीआई के नियम, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है, उसका एक इम्पैक्ट। एक्चुअली आज क्या ऊपर नहीं है, ईएमएस देखें आप, ईएमएस के सारे स्टॉक्स ऊपर। इनफैक्ट आप हैरान होंगे, आज एफएनओ के सारे स्टॉक्स ग्रीन में हैं। सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ दें तो वारी, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा रेड में नहीं है, लेकिन हल्का सा, बहुत नाम मात्र का हल्का सा रेड में। अदरवाइज बाकी सब एफएनओ के स्टॉक्स आज ग्रीन में। वीरू। बिल्कुल अनुज, शानदार दिन अब तक, सो फार सो गुड। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। निफ्टी 22,921 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और अब फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्योंकि रुचित जी जुड़े हैं तो उनसे पहले लेते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वेल, मार्केट्स में हमें लग रहा है कि आज का जो पुल बैक है वो एक डीपर रिट्रेसमेंट रहेगा, क्योंकि जिस तरह की पैनिक सेलिंग हमने मंडे को मार्केट्स में देखी थी, वेदर बीट करेंसी और नो इक्विटीज, सो आई थिंक नो एक 5 वेव डिक्लाइन रिलेटिव टर्म्स में कंप्लीट हुआ है निफ्टी पे।
सो एटलीस्ट ये 1500 पॉइंट की तेजी लो से या परसों एक क्लोज से कंपेयर करें तो होनी चाहिए। आईटी एज अ स्पेस एक तो लग रहा है हमें पुल बैक मूव थोड़ा शार्पर रहेगा, बिकॉज जो लास्ट फेज में जो रिलेटिवली कम गिर रहे थे वो क्लियर एक साइंस थे कि वहां पे डाउनसाइड लिमिटेड है। सो वहां पे आईटी में हमारा एक पिक रहेगा जहाँ पे टीसीएस में खरीदारी की सलाह है। एक ओवरसोल्ड सेटअप से सब पुल बैक मूव है सभी के सभी आईटी स्टॉक्स में, तो करंट लेवल्स पे टीसीएस में खरीदारी करे, 2420 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे 2600 तक के टारगेट्स हमें लग रहा है कि टीसीएस में ये पुल बैक मूव में जो 50 डेमा है वो क्रॉस करना होना चाहिए। और एक मिड कैप स्टॉक है गोदावरी पावर जीपीआईएल, जहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल लगभग 5 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया है और वो भी ब्रेकआउट भी अब देखेंगे तो फॉलो अप मूव रीसेंट ब्रेकआउट के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। सो यहाँ पे हम एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे 300 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए, तो जीपीआईएल में खरीदारी करें यहाँ से 276 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 300 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये रुचि जी के दो ट्रेड्स रहे इस वक्त के। चलते हैं आशीष भैती जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन रहा है तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3200 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 3400 3400 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है एमसीएक्स। यहाँ पे भी सेटअप स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो यहाँ पे 2420 2420 का एसएल लगाकर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 2600 तक के बीच में देखे जा सकते हैं। ओके, आपका एमसीएक्स कन्विक्शन आइडिया 2463 पे। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरू जी, आईटी स्पेस में पर्सिस्टेंट के साथ टेक महिंद्रा का भी डेटा काफी शानदार रहा था। इनफैक्ट रोलओवर देखे तो यहाँ पर एक लॉन्ग रोलओवर्स का डेटा है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें क्रॉस ओवर हुआ है, 1400 के आसपास का बेस रिकन्फर्म हुआ है। मुझे लग रहा है एक अच्छा उछाल बन सकता है लगभग अराउंड 1520 तक का, तो 100 पॉइंट की रैली यहाँ पर बन सकती है अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1388 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1465 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1520 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। जो सेकंड कंसंट्रेशन हुआ था जहां पर काफी सारे शॉर्ट्स पाइल अप हुए थे वो था एसआरएफ। 2500 का लेवल इसने काफी अच्छी तरह डिफेंड किया है एंड आरएसआई पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो काफी ड्यूरेबल होनी चाहिए के आसपास की विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2520 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 2650 के लक्ष्य के लिए। ओके, प्रशांत जी, आपकी ट्रेड्स इस समय की? तो अनुज जी, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है जहाँ नजर आ रही है होगा इटर्नल, यहाँ बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 232 232 स्पॉट लेवल। टारगेट मुझे लग रहा है 245 से लेके 248 248 तक जा सकता है। नेक्स्ट पिक होगी अडानी पोर्ट्स, ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। स्टॉप लॉस रखेंगे 1365 1365। जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगा 1415 1415। ओके, चलिए ये बात हो गई आज की आपकी कुछ ट्रेड्स की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं हमारे साथ। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। जी, ये जो वॉर हुई, क्या उसने मार्केट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दी या फिर एक मार्केट के समीकरण बदल दिए हैं, गिवन जो हमारे लिए वापस एक इन्फ्लेशन का रिस्क फैक्टर ओपन हुआ है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से अनुज, सिचुएशन रीजनेबली सिंपल है। वॉर के पहले भी हमारे देश में अर्निंग्स ग्रोथ में एक स्लोडाउन का ट्रेंड बना था 2-2.5 साल का। वॉर की वजह से हम सबका ध्यान हट गया उस स्लोडाउन से। वॉर में जो मारकाट हुई, जो तेल का भाव चढ़ा, उसकी तरफ ध्यान चला गया। मेरे ख्याल से जब अगर ये तेल का भाव $70-80 के तरफ वापस जाए, अगर वो जाए, मेरे ख्याल से उतना आसान भी नहीं है, अगर $70-80 पे तेल का भाव वापस जाए तो फिर से ध्यान हमारा वापस जाएगा कि अर्निंग स्लोडाउन जो इंडिया में 2-2.5 साल से चल रहा है उसको कैसे तोड़ के इंडिया निकल पाएगी। वो मुद्दा मेरे ख्याल से काफी जटिल है।
जॉब क्रिएशन इंडिया में लास्ट 3 साल से हमारे रिसर्च के मुताबिक रुक गई है। व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन बैरली हो रही है, अर्निंग्स ग्रोथ इसलिए, कंजम्पशन ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ दोनों ठप पड़े हैं। तो आई थिंक सरकार का ध्यान, मार्केट का ध्यान होपफुली इस युद्ध के खत्म होने के बाद वापस उन मुद्दों की तरफ जाएगा, रादर दैन ये जो हम हर रोज झेल रहे थे कि तेल $100 है या $120 है। तो इस मुद्दे पे जो हमारा जॉब क्रिएशन का मुद्दा है, इस पे मैंने लास्ट वीक किताब छापी है, इसका नाम है ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट में हमने समझाया है क्या हुआ है इंडिया में लास्ट 10 साल में, स्पेशली लास्ट 3-4 साल में जॉब क्रिएशन क्यों रुकी है, वेज ग्रोथ क्यों रुक गई है, कंजम्पशन क्यों धीमी पड़ गई है, और इन मुद्दों के इन इश्यूज में निवेशक होके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो होपफुली युद्ध खत्म होगी, ब्रेक पॉइंट की तरफ हम सबका ध्यान वापस जाएगा एंड देश को आगे बढ़ाया जाएगा। बट एज आई सेड, मुझे उतना आसान भी नहीं लग रहा। अभी भी जैसे आप एज यू एंड आई स्पीकिंग, फिर से मारामारी फिर से शुरू हो गई है गल्फ में, एंड मेरे ख्याल से अगले 2-3 हफ्ते में कुछ और ड्रामा बाकी है गल्फ में बिफोर वी कैन गेट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल बैक होम इन इंडिया। ओके सर, ये एक बार बुक का विजुअल वापस दिखाइए ज़रा, क्योंकि मैं इसमें एक पढ़ रहा था, ये इंटरेस्टिंग है, द क्राइसिस ऑफ द मिडिल क्लास एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। क्या इसको मैं जोड़ देता हूँ, क्या ये AI बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक पेन पॉइंट बनने वाला है, और IT सेक्टर सबसे ज़्यादा इसका एक फैक्टर रहा है पिछले 6 महीनों में, मतलब वॉर वगैरह छोड़ी उससे पहले से काफ़ी गिर रहा था। तो क्या इसका भी जिक्र किया आपने इस किताब में, और IT सेक्टर पर अब आपका व्यू क्या है वैसे? तो देखिए आई थिंक AI एक तरीके से बहाना बन गया है। हमारे देश में वैसे ही एम्प्लॉयर्स कुछ खास हायर कर नहीं रहे थे, अब AI बढ़िया सा बहाना बन गया है सबके लिए कि देखिए AI आ गया है, बैंक हो या IT कंपनी हो या मीडिया कंपनी हो। अब सारे प्रमोटर्स मुझे बोलते हैं सौरभ AI आ गया है, किसी को भाड़ा करने की आवश्यकता है नहीं हमारे पास, अब हम सारा मशीन से काम चलाएंगे। सो सच में वो AI काम करेगा या वैसे ही प्रमोटर को लोग हायर करने की इच्छा नहीं थी, वो एक डीपर सिलसिला है जो हम किताब में दिखला रहे हैं कि 2020 तक यह मुद्दा इंडिया में नहीं था। 2020 तक व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन जबरदस्त थी। कोविड के बाद 1 साल जॉब क्रिएशन चली, लास्ट 3 साल में व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन जीरो है, जीरो के आसपास है। एंड जाहिर है अगर हर साल 80 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं और आप उनको आमदनी नहीं दे पा रहे हो, तो रियल वेजेस, लोगों की कमाई पे दबाव आ रहा है, लोग भर भर के बोरोइंग कर रहे हैं और वो बोरोइंग को चुकाने में अब दिक्कतें सामने आ रही है। तो इसलिए मुद्दा कुछ हद तक AI से रिलेटेड है, बट मेरे ख्याल से कुछ हद तक AI से परे भी है। मतलब प्रमोटर्स, इस CEOs एक बहाना यूज कर रहे हैं AI का लोगों को ना हायर करने के लिए, बट उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट काफी जबरदस्त है। अब आते हैं IT कंपनीज पे। मेरे ख्याल से एट वन लेवल IT कंपनीज के लिए बढ़िया है, वो विदाउट हायरिंग पीपल। एनुअल रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि लास्ट 3 साल में जो बड़े बड़े IT कंपनीज है उनका हायरिंग जीरो के बराबर हो गया है, मोटा मोटी जीरो है। शायद 5-10 लोग ले रहे हैं, बट इफेक्टिवली जीरो है। तो अगर वो ज्यादा काम कर सके कम लोगों के साथ, HCL टेक के CEO ने बोला है दे वांट टू डू डबल द वर्क विद हाफ द पीपल, तो जाहिर है उनकी प्रॉफिट मार्जिन में उछाल दिखेगी। जहां पे दिक्कत उनको आ रही है और आती रहेगी, इस टॉप लाइन ग्रोथ आना मुश्किल हो जाएगा। जो विदेश के फॉर्च्यून 500 के बड़े बड़े कंपनीज है वो काम कम देंगे, भले ही उस काम पे मार्जिन थोड़ी सी ज्यादा कमा पाए। सो हमारे पोर्टफोलियो में IT सर्विसेज हैं, डिफेंसिव प्ले के नाते रुपी गिरती रहेगी तो जाहिर है IT सर्विसेज की अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी बेटर दिखेगी बिकॉज ऑफ द रुपी डिप्रिसिएशन। बट हमें जो गोल्डन पीरियड था IT सर्विसेज का, वो करीबन 2015-16 में खत्म हुआ, 20 तक खींचते रहे। अब आई थिंक आने वाले वर्षों में टॉप लाइन ग्रोथ की दिक्कत रहेगी, भले ही मार्जिन में बढ़ोतरी दिखे, बिकॉज दे विल रिप्लेस पीपल विद AI एंड गेट मोर वर्क डन। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आपने शुरू में जिस क्रूड की स्टोरी पे थोड़ा सा हमें आगाह किया, मान लीजिए प्राइसेस सौरभ जी बहुत दिन तक सेटल ना हुए, तो ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर सब जगह अगर आप देखें इन्फ्यूज़ कर देंगे। आपका टेक ऐसे में रेट सेंसिटिव्स और उसमें भी सबसे प्रमुख बैंकों में क्या? अब बैंकों में चर्चा का विषय ये है सौरभ जी कि प्राइवेट बैंक्स इतना टूटे इस बार, इतना टूटे कि पूछिए मत। आई मीन HDFC बैंक की तो शक्लो सूरत बदल दी, हालांकि वहाँ बैंक स्पेसिफिक इश्यूज भी थे कुछ। योर टेक ऑन स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, जो किसी भी अगर आप देखें बुल रन का एक पिलर होता है, प्राइवेट बैंक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? हाँ जी, सो प्राइवेट बैंक्स पे आने से पहले वीरू और एक मुद्दा मैं छेड़ता हूँ। मेरे ख्याल से गैस का प्रॉब्लम मोर सीरियस है
क्रूड में प्रॉब्लम है, बट भाव का प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी की इशू नहीं है। भारत सरकार ने ओएमसीज ने अच्छा काम किया, अवेलेबिलिटी की क्रूड की दिक्कत उतनी बुरी नहीं है। गैस में दिक्कत काफी जबरदस्त है। मार्च का महीना हमारे काफी सारे इन्वेस्टी कंपनीज का ऑलमोस्ट आधा धंधा बंद हो गया मार्च के महीने में, बिकॉज गैस की उपलब्धि जीरो के आसपास थी सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। सो गैस की उपलब्धि कितनी जल्दी इंप्रूव करती है बहुत अहम है मेरे ख्याल से अप्रैल में जून वाले क्वार्टर के लिए। और वहां पे जब जो अभी तक मुझे संकेत मिल रहे हैं कि उतना फटाफट गैस की उपलब्धि शायद इंप्रूव ना हो जाए जितना शायद मार्केट उम्मीद में बैठा है। अब आता हूं आपके प्राइवेट बैंक्स एंड ब्रॉडर लेंडिंग के क्षेत्र में। मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर फार ग्रेटर। एसेट क्वालिटी का जो दबाव है, एनपीए का जो बिल्डअप है वो फार ग्रेटर है। आई थिंक मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रही है और मिसअंडरस्टैंड कर रही है कितना सीरियस मुद्दा रिटेल लेंडिंग में बन चुका है। सो वो बैंक हो या एनबीएफसी, आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स रेस्ट FY27 में फार ग्रेटर आएंगे एंड देयरफॉर स्टॉक प्राइसेस पे उसका एक दबाव आएगा। साथ ही साथ अगर आरबीआई रुपी को डिफेंड नहीं कर पाया थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन, देन एट सम स्टेज इन FY27 आरबीआई को रेट हाइक करने की आवश्यकता होगी। होपफुली 6 महीने बाद होगी रादर देन 3 महीने बाद, बट जब रेट हाइक साइकिल शुरू होगा आई थिंक उसके लिए भी जो निम कंप्रेशन आएगी वो भी मेरे ख्याल से मार्केट के एस्टिमेट्स में नहीं है। सो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोलूं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलूं या एनबीएफसी बोलूं, आई थिंक हम उस पार्ट ऑफ द साइकिल में आ चुके हैं जहां पे बहुत एसेट क्वालिटी पे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर दिखेगी। और आपका पॉइंट सटीक है, बिकॉज मार्केट का 30% तो फाइनेंशियल सर्विसेज ही बनता है, तो वहां पे अगर प्रेशर बरकरार रहेगी तो इंडेक्स लेवल पे आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा FY27 पे। सौरभ जी, कुछ शब्द अगर आप चुनाव करें उनका, अगर उसको संबोधित करने के लिए, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ या फिर हाइडिंग प्लेसेस या फिर कह रहे दैट्स कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। आपका हमेशा एक झुकाव डायग्नोस्टिक, फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स की तरफ रहा है। क्या वो एक बेटर हाइडिंग प्लेस है या फिर एटलीस्ट एक अच्छी रीजनेबल ग्रोथ देने के लिए पॉइज्ड है क्या यहाँ से? सो हम 3 चीजें कर रहे हैं, लास्ट 1 महीने में करते आए हैं, होपफुली नेक्स्ट 3, 4, 5 महीने भी ये स्ट्रैटेजी चलेगी। पहला है जो सिंपल डिफेंसिव क्षेत्र हैं, फार्मास्यूटिकल में निवेश किए जा रहे हैं, फार्मा में जो सप्लाई चेन है उसमें पैसा लगाए जा रहे हैं, वहां पे बहुत एक्सपोर्ट के नजरिए से फायदा है, करेंसी के नजरिए से फायदा है, एंड ऐसे डिफिकल्ट इकोनॉमिक माहौल में फार्मा में दिक्कतें कम आती है। दूसरा, जैसे हमने जिक्र किया, आईटी में भी पैसा लगाए हैं लास्ट 1 महीने में भी, पैनिक में उतना बेचे नहीं है हम। आईटी जो एआई का पैनिक चला था Jan-Feb में, उतना आईटी बेचने को हमको जरूरत दिखी नहीं, तो थोड़ा बहुत आईटी का जो रुपी डिप्रिसिएशन आ रहा है उसका भी फायदा दिख रहा है। और तीसरा, कुछ हद तक जहां पे कंजम्पशन स्टॉक्स में कुछ सस्ते मिल रहे हैं, वो अभी भी मुश्किल है, अभी भी कंजम्पशन स्टॉक्स के वैल्यूएशन मुझे महंगे लग रहे हैं, बट जहां पे अगर एक आध सस्ता दिख रहा है हम पैसे लगा रहे हैं। बट फार्मा, आईटी फॉलोड बाय लिटिल बिट ऑफ एफएमसीजी, वहां पे हमारा एक डिफेंसिव नजरिया। दूसरा हम कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि एज द रुपी मूव्स टुवर्ड्स 100, एज द एफटीएस, जो पीयूष गोयल जी ने जो एफटीएस नेगोशिएट किए हैं वो 1 साल बाद शुरू होंगे, और जैसे वेस्ट और चाइना की रिलेशनशिप बिगड़ती जाती है, हमारे देश में मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा मौका आ रहा है, राइट? हमको बड़ा मौका दिख रहा है और हम उसके आसपास काफी सारा रिसर्च करके कंपनीज खरीद रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यूएशन पिट रहे हैं, कुछ 15P की तरफ जा रहा है, कुछ 20P की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे वैल्यूएशन पिट रहे हैं, टेक्सटाइल कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स, कुछ ऑटो ईएम, फार्मा कंपनीज, यहाँ पे हमको मौके अच्छे दिख रहे हैं। आई थिंक मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स इंडिया के अगले 10 साल की बड़ी कहानी होगी, और आज से 10 साल बाद काफी सारे निफ्टी में प्लेयर्स होंगे जो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के आसपास उनका बिजनेस आधारित होगा। और तीसरा, जो लास्ट 4 साल से बात किए जा रहा हूँ, हम दबा के वेस्टर्न मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं, स्मॉल एंड मिड कैप इन यूरोप, स्मॉल एंड मिड कैप इन कनाडा, इन यूएसए, इन ताइवान, वहां पे लगा रहे हैं, डिफेंस में लगा रहे हैं, पावर में लगा रहे हैं, एरोस्पेस में लगा रहे हैं, एआई का जो डेटा सेंटर बिल्ड आउट है। तो लास्ट 4 साल से वो जो पैसा लगाए हम यूरोप और अमेरिका और ताइवान में, उसका अच्छा पैसा बनाए, बिकॉज वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ मोटा मोटी इंडिया से 2 से 3 गुना है। आपको 15P, 16P, 17P में अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं यूरोप, अमेरिका और ईस्ट एशिया में। ओके सौरभ जी, एक स्टॉक जहां लगातार लोज बने हैं और अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी सवाल उठे हैं, HDFC बैंक, क्योंकि एक आपका काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहा है और आई एम श्योर काफ़ी पेन पॉइंट भी रहा है आपके लिए, और आपकी हंसी से आपको लग रहा है कि आपको शायद पता था कि मैं सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन आपने इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखा है और अब आपका क्या व्यू होगा इस पर?
तो जैसे इत्तेफाक से अनुज, जब वो मुद्दा टूटा तब मैं टीवी में किसी दूसरे चैनल पे था, तो और शशि जगदीशन जी और वो सारे उनके कोलीग्स ने, केके मिस्त्री जी ने वो कॉल किया पूरे मार्केट के साथ, और इत्तेफाक से मतलब मैं किसी टीवी चैनल पे था, मैंने तभी बोला और अभी भी और 2-3 हफ्ते मैंने पूछताछ भी की, कुछ मुझे गवर्नेंस का पंगा नहीं लग रहा है, राइट? जो आरोप लगाया गया है कि कुछ अनएथिकल है, मैं 10 साल से करीबन शेयर होल्डर हूँ एचडीएफसी बैंक में, जैसे आप बोल रहे हो बड़ा पोजीशन रहा है, अभी भी है, कुछ साल अच्छे गए हैं, कुछ साल बुरे गए हैं हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ पैसा कितना बना है, बट कुछ और 1-2 मुद्दे हैं एचडीएफसी बैंक में जो एड्रेस किए जा सकते हैं, बट अनएथिकल मेरे ख्याल से थोड़ा अजीब सा एलिगेशन है। और ब्रांच पे जब मैं घूमता रहता हूँ एचडीएफसी बैंक के ब्रांचेस में या दूसरे बैंक के ब्रांचेस में, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि ये कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, और ना ही हमारे जो फोरेंसिक अकाउंटिंग में जो हम काम करते हैं हमको नंबर्स में कुछ त्रुटि दिखती है। ये साफ जाहिर है कि कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जाहिर है बोर्ड रूम में है, नहीं तो इतना बड़ा झगड़ा पूरे पब्लिक डोमेन में नहीं होता। बट जहां तक मुझे दिख रहा है बोथ सेबी एंड आरबीआई का सपोर्ट भी बैंक के बोर्ड को है। अगर सेबी एंड आरबीआई को कुछ चेतावनी देनी होती बैंक के बोर्ड को या हम जैसे निवेशकों को, वो दे चुकी होती। सो रेगुलेटर्स का सपोर्ट है। जहां तक मैं बैंक के स्टाफ से बात करता हूँ, स्टाफ में भी कुछ ऐसा डिस्कंटेंट नहीं है। इकोनॉमी में दिक्कतें हैं जो हम डिस्कस किए लास्ट 10 मिनट में, उस दिक्कतें का कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक को भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा, बट अनएथिकल वाला मुद्दा हमको यहाँ पे रेलेवेंट नहीं लगता। कुछ और मुद्दे हैं जो एचडीएफसी बैंक को झेलने हैं, बट गवर्नेंस और एथिक्स में मुझे यहाँ पे इशू नहीं लग रहा। और जो कमजोरी आई थी स्टॉक प्राइस में, उसका हमने थोड़ा बहुत फायदा उठाया है, और अगर आगे जाते हुए हमको लगे कि इकोनॉमिक वीकनेस में एचडीएफसी बैंक मार्केट शेयर गेन करेगी, बाय द वे वो एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे इकोनॉमिक हालात बिगड़ते जाते हैं एचडीएफसी बैंक के मार्केट शेयर गेन की संभावना बढ़ती है। अगर वैसी दिखी वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है, हम पोजीशन बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे थ्रू F27। ऑलराइट, सौरभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपकी इस बुक के लिए। होपफुली जल्दी पढ़ें इस बुक को, और कोशिश होगी इस बुक को निपटाने की। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एटीएफ कीमतों को लेकर जो कन्फ्यूजन हुआ उसे थोड़ा दूर कर देते हैं। असीम के पास सारी जानकारी है। असीम, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अनुज जी। एटीएफ की कीमतों को लेकर के सुबह से कंफ्यूजन है। सुबह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जानकारी दी थी कि उनकी कीमतें 115% तक बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये कीमतें प्राइवेट एयरलाइंस के लिए है रादर देन की जो एयरलाइंस है उनके लिए, जो चार्टर्ड फ्लाइट्स है उनके लिए, रादर देन की जो एयरलाइंस है उनके लिए। तो उसके बाद अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नई क्लैरिफिकेशन इशू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि जो एटीएफ है वो शुरू से ही रेगुलेटेड है, डीरेगुलेटेड है, और काफी वक्त से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है, क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो इसमें एटीएफ की कीमतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी होना तय है। क्योंकि हमने ये देखा कि जितने भी देश हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पर कीमतें लगभग 50% से लेकर के 100% तक बढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो एविएशन मंत्रालय है उसने थोड़ा सा इसके ऊपर ऐतराज जताया। उसका कहना था कि इससे जो लोग हैं उनका फ्लाइंग कम हो जाएगा, प्राइसेस एयरलाइंस के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसको स्टैगर्ड वे में जो एयरलाइंस है उसके ऊपर पास ऑन करने का फैसला किया है। अभी कीमतें सिर्फ 25% तक बढ़ाई गई हैं, और उसके बाद आगे कीमतें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें एक और क्लोज जोड़ा कि जो एयरलाइंस फॉरेन रूट्स के ऊपर उड़ती हैं उनको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनके लिए कोई भी स्टैगर्ड कीमतें नहीं होंगी, क्योंकि वो कहीं से भी तेल भरवाए उनको वही अमाउंट पर ही पड़ेगा, और उनको भारत में ये सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज के हिसाब से। तो उसकी कीमतों में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए। तो क्लैरिफिकेशन यही आया है कि जो एटीएफ की कीमतें हैं उसमें 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। बिल्कुल स्टैगर्ड मैनर में 25% तक की बढ़ोतरी। शुक्रिया असीम। अब आशीष के पास चलते हैं। आज का हीरो ऑफ द डे है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, 12% ज़्यादा ऊपर। क्यों आशीष? बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली। इनफैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बाद देखें तो पूरा डिफेंस पैक और सारे जितने शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, बहुत बड़ा मैसिव मूव यहाँ पर देखने को मिला। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ से सिग्निफिकेंटली ऊपर है।
अब दरअसल FY26 का अपडेट आया जहां पर ये बता रहे हैं कि इनके टर्नओवर में टॉप लाइन में 26% की बढ़त देखने को मिली है। यानी ये जो टर्नओवर का आंकड़ा है 5076 करोड़ से बढ़कर 6400 करोड़ के करीब देखने को मिला है और FY26 कंपनी के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला। कारण ये है कि इन्होंने 8 वेसल की जो है इंडियन नेवी को डिलीवरी की, जिसमें 3 वॉरशिप भी शामिल रहे हैं। और थोड़े दिन पहले ये स्टॉक लगातार सुर्खियों में भी था क्योंकि जर्मनी की एक कंपनी है, साथ में हिंदुस्तान शिपयार्ड और कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स के साथ इनका एक कोलैबोरेशन हुआ था जहां पर ये टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस टेक कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करते नजर आएंगे। तभी भी हमने देखा था कि स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी रही थी, लेकिन ये स्टॉक खास एक्शन में इसके चलते देखने को मिल रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले ही महीने सागर संकल्प कॉन्क्लेव हुआ था जहां पर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया था कि कैसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने ओवर द ईयर्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और इसकी कैपेबिलिटीज़ की भी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तारीफ यहाँ पर देखने को मिली थी। अब पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो इनका वॉरशिप से अब थोड़ा सा एक्सपांड होता हुआ नज़र आ रहा है और जो ओशियन रिसर्च शिप्स होती हैं, हाइब्रिड फेरीज होती हैं, यहाँ पर भी एक कंपनी काम कर रही है जिसमें ग्रोथ के अवसर काफ़ी हैं। लगातार मैनेजमेंट भी अपडेट देकर ये बता रहा है कि डिफेंस के साथ जो इनकी नॉन डिफेंस ऑर्डर बुक है इसमें भी बड़ी बढ़त है। 50,000 करोड़ के आसपास की इनकी टोटल ऑर्डर बुक निकल कर आती है। लेकिन खास बात है कि आज के बड़े मूव के बाद ऑलमोस्ट 15-16% के बाद भी देखें तो स्टॉक अपने हाई से 35% करेक्टेड है, लेकिन अब सब कुछ इन प्लेस जा रहा है। इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव नजर आया। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे डिस्कशन के लिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें फोकस पे डिफेंस शेयर। आज सुबह से अगर आप देखें डिफेंस ने एक अद्भुत और एक नए प्रकार की तेज़ी पकड़ी हुई है। मीनवाइल एक बात याद रखिएगा, बाजार गंगो नहीं है, ठीक है। देखिए गैप अप हुआ, सब्सटेंशियल गैप अप हुआ, लेकिन बाजार ने एक जो छोर है वो अब तक नहीं वायलेट किया है, क्रॉस नहीं किया है। दैट्स 23,000 एंड 23,040 प्रिसाइसली। एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ तो गैप अप के साथ उड़ गई, वो था 22,500, लेकिन 23,000 एंड मोस्ट स्पेशली जाइएगा अपने चार्ट्स पे 10 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। यही वो स्विंग हाई है जो हम नहीं काट पाए थे पिछले 2 अटैम्प्ट्स पे। हम 18 मार्च को नहीं काट पाए थे, हम नहीं काट पाए थे 25 मार्च को। अभी तक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहीं पे होना था, वही अगर आप देखें लेवल पार नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट हम डे लो के जो पैच है उसको हिट करते हुए, डे लो मतलब गैप अप के बाद जो लोगों की ट्रैजेक्टरी है। सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। सहज, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप इस गैप अप को और कहाँ आप अपने लॉन्ग्स को लोड करना चाहेंगे और कहाँ पे आपको पुल बैक या रिवर्सल अभी भी स्केप्टिकल लग रहा है, डरावना लग रहा है, भरोसेमंद नहीं लग रहा है? जी नमस्कार वीरेंद्र जी, दर्शकों को भी नमस्कार। आई थिंक वीरेंद्र जी आपने एक बहुत सही बात कही कि गैप अप हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्वे होके फुल पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना है। लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि फिलहाल के लिए जो हम विटनेस कर रहे हैं ये हम एक बाउंस बैक विटनेस कर रहे हैं। ग्लोबल न्यूज फ्लो इतना अनसर्टन है, पॉजिटिव न्यूज आती है तो गैप अप हो रहा है, नेगेटिव न्यूज आ रही है तो वीकनेस भी आ रही है। इसके चलते लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। 2 चीज मैं कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। एक, पूरे अप्रैल सीरीज के लिए मेरा ये मानना है कि 22,000 का सपोर्ट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज वो भले आपको दूर लग रहा है पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से तो वो काफी नजदीक था। तो 22,000 का लेवल आपके लिए बहुत क्रिटिकल है ओवरऑल अप ट्रेंड को मेंटेन करने के लिए फॉर द अप्रैल सीरीज, बिकॉज एज अ ट्रेडर आपको ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इमीडिएटली मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 22,950। वो जब तक नहीं क्रॉस करता है फ्रॉम द डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव और ऑप्शंस के डेटा को देख के मैं लेवल्स निकाल रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक वो रेंज बाउंड का ध्यान ज्यादा रहेगा, जहां पे हो सकता है ये वीकली सेटअप आपका 22,200 और 22,950 के बीच में निकाले। यदि 22,950 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है तो शायद एक पॉसिबिलिटी है कि जो वीरेंद्र जी ने लेवल बताए आपके 10 डीएमए वगैरह को चैलेंज करके मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो इमीडिएटली मैं 22,950 को जरूर वॉच आउट करूंगा और इस गैप अप के बाद में मैं फ्रेश इंडेक्स में बाइंग करना एडवाइस नहीं करूंगा। आई थिंक एज कंपेयर टू दैट हमें वैल्यू बेस्ड और मोमेंटम बेस्ड स्टॉक अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके सहज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थोड़ा सा समय का अभाव है, वरना आप बात आपसे और थोड़ा सा करता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट से देखिए, मेरे डे लो शब्दों को थोड़ा सा तोल मोल के मैं बोल रहा हूँ। 788 यानी जिस रेंज में आप ओपन हुए उस रेंज के आप नीचे ट्रेड करते हुए। वो कहते हैं ना, जिस किरदार की यहाँ बात हो रही है वो भी भरोसेमंद नहीं है ट्रम्प साहब, और जिस तारीख की आज बात हो रही है वो भी बहुत, अगर आप देखें, भरोसेमंद नहीं है। दिन है 1 अप्रैल का, लेकिन कोई आपकी समस्या है तो
तो निवारण करेंगी श्रेया छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। श्रेया, over to you। बिल्कुल।